नमस्कार, कार्यक्रम खबर दुनिया की में आपका स्वागत है। दुनिया भर की हलचल को समेटकर हम हाजिर हैं। चाहे बात ब्रिटेन के यूरोपीय संघ में बने रहने की हो या अमेरिका में ऑरलैंडो में हुए हमले की, इराक में सेना को आईएस के खिलाफ मिल रही सफलता की हो या सूडान के युद्ध विराम की, अगले आधे घंटे में हम दिखाएंगे आपको दुनिया भर की खबरें। बात होगी एक अचंभित कर देने वाले फुटबॉल खिलाड़ी की भी। मैं हूं ममता चोपड़ा। आइए शुरुआत करते हैं बड़ी खबरों के साथ। ईयू में बने रहने और निकलने को लेकर ब्रिटेन में भारी असमंजस। 23 जून को होगा देश के भविष्य का फैसला। जनमत संग्रह से पहले ईयू की घोर समर्थक सांसद जो कॉक्स की सरेआम गोली मारकर हत्या। अमेरिका में एक बार फिर गरजी बंदूक। ऑरलैंडो के समलैंगिक क्लब में गोलीबारी में 50 लोगों की मौत। हमले के बाद अमेरिका में बंदूक की रोकथाम पर फिर छिड़ी बहस। ओबामा ने कहा, अभी नहीं की तो हो जाएगी देर। मिस्र के पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद मोर्सी को सुनाई गई 40 साल की जेल की सजा। गोपनीय जानकारी लीक करने के मामले में हुई सजा। मुस्लिम ब्रदरहुड के 6 सदस्यों की फांसी बरकरार। इराक के फलूजा शहर को सेना ने आतंकी संगठन आईएस के कब्जे से कराया आजाद। इराकी सेना का अगला निशाना आईएस का दूसरा गढ़ मोसुल। कई दिनों की खूनी झड़प के बाद अफगान पाक सीमा के तोरखम का रास्ता खुला। तोरखम में चेक पोस्ट के निर्माण को लेकर तनी थी दोनों तरफ से बंदूकें। पाकिस्तान के एक मेजर सहित 2 की मौत। तो ये थी बड़ी खबरें। शुरुआत यूरोप की खबरों से, जहां यूरोपीय संघ के भविष्य से जुड़े सवाल का जवाब मिलेगा 23 जून को। हर देश के लिए वक्त के पन्नों में कुछ लम्हे ऐसे होते हैं जो उसके भविष्य की दशा और दिशा तय करते हैं। आज ब्रिटेन के सामने भी ऐसा ही एक क्षण है, जो ब्रिटेन में ये बहस छिड़ी है कि ब्रिटेन यूरोपीय संघ का हिस्सा बना रहे या नहीं। अब इंतजार 23 जून का है, जब जनमत संग्रह के जरिए ब्रिटेन की जनता देगी इस सवाल का जवाब। रहेंगे या नहीं, यही सवाल है जो हर ब्रिटेन वासी के दिमाग में इन दिनों तैर रहा है। पूरा देश यूरोपीय संघ में ब्रिटेन के भविष्य को लेकर 23 जून को होने वाले जनमत संग्रह की तैयारियों में जुटा है। समर्थक और विरोधी एक दूसरे को मात देने के लिए मोर्चा संभाले हुए हैं। कई ताजा सर्वेक्षणों के मुताबिक ईयू छोड़ने वाले खेमे में गति देखी जा रही है, तो वहीं बने रहने वाले समर्थकों ने अपना प्रचार प्रसार तेज कर दिया है। समर्थकों का मोर्चा खुद प्रधानमंत्री डेविड कैमरन संभाले हुए हैं। वे टीवी चैनलों पर लोगों से ईयू में बने रहने के पक्ष में अपील करते नजर आ रहे हैं। वो लोगों को ईयू छोड़ने के बाद आने वाली चुनौतियों से भी आगाह कर रहे हैं। जानकार चेतावनी दे रहे हैं, अगर हम निकलने के लिए मतदान करेंगे तो अर्थव्यवस्था बुरी तरह चरमरा जाएगी। ईयू में बने रहने के खेमे की अगुवाई कर रहे प्रधानमंत्री को खुद अपनी ही पार्टी के कई सांसदों के विरोध का सामना करना पड़ रहा है। वरिष्ठ कंजर्वेटिव माइकल गो और बोरिस जॉनसन लेबर पार्टी और कुछ निर्दलीय सांसदों के साथ ईयू छोड़ने की मुहिम का झंडा बुलंद किए हुए हैं। अब लेबर पार्टी के समर्थकों पर ही 23 जून के नतीजे निर्भर करेंगे। उन लोगों ने सिंगल करेंसी और शेनेगल क्षेत्र की नीति पर अमल किया, जिससे महाद्वीप का लचीलापन खत्म हो गया। लोकतांत्रिक पक्ष को देखें, होने के लिए बहुत कुछ है। आर्थिक फायदे के लिए लोकतंत्र की बलि दी जा रही है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और G7 जैसे कई वैश्विक मंच कैमरन के अर्थव्यवस्था चौपट होने वाले तर्क के समर्थन में खड़े हैं। साथ ही कई यूरोपीय देश भी यही चाहते हैं कि ब्रिटेन संघ का हिस्सा बना रहे। संघ का भी कहना है कि ब्रिटेन के निकलने का कोई मतलब नहीं बनता है। ईयू में ब्रिटेन का एक अहम मुकाम हासिल है, फिर ऐसे में ब्रिटेन के संघ को छोड़ने का कोई मतलब नहीं बनता है। यूरोपीय संघ के आलोचकों का कहना है कि ईयू की सदस्यता से ब्रिटेन को आर्थिक और सामाजिक क्षति पहुंची है। तटीय इलाकों में रहने वाले मछुआरे करीब करीब बर्बाद हो चुके हैं। समर्थक और विरोधियों के बीच उलझी और गहराती इस बहस ने ब्रिटेन की आवाम को कश्मकश में डाल दिया है। समर्थकों और विरोधियों द्वारा पूरी जानकारी न मुहैया कराए जाने से मतदाता बुरी तरह निराश दिखाई दे रहा है। बहरहाल अगर ब्रिटेन ईयू से निकलता है तो वो संगठन के 6 दशक के इतिहास में निकलने वाला पहला देश होगा।
तो ब्रिटेन के यूरोपीय संघ में बने रहने के समर्थक और विरोधी अपने पक्ष में जनमत बनाने के लिए जोरदार प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। इस सवाल पर कितनी बटी हुई है ब्रिटेन की जनता और कितने गहरे हैं इसके परिणाम, इसका एक उदाहरण तब सामने आया जब यूरोपीय संघ की घोर समर्थक लेबर पार्टी की सांसद जो कॉक्स की सरेआम हत्या कर दी गई। हमलावर इमिग्रेशन विरोधी ब्रिटेन फर्स्ट से संबंधित कहा जा रहा है, जो हमले के दौरान कह रहा था पुट ब्रिटेन फर्स्ट। ब्रिटेन के अधिकतर नेता जब 23 जून को होने वाले जनमत संग्रह के पक्ष और विपक्ष में प्रचार प्रसार के लिए दिन रात एक किए हुए थे, तभी एक ऐसी खबर आई जिससे पूरा देश सन्न रह गया। यूरोपीय संघ की घोर समर्थक सांसद जो कॉक्स की सरेआम हत्या कर दी गई। दरअसल कॉक्स पर हमला उस वक्त हुआ जब वे अपने गांव ब्रिस्टॉल में मतदाताओं से मुलाकात कर रही थीं। चश्मदीदों के मुताबिक हमलावर ने लेबर नेता जो को पहले 3 गोलियां मारी, फिर चाकू से कई वार किए। हमले के आरोप में एक 52 वर्षीय व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। हमले के दौरान हमलावर बार बार पुट ब्रिटेन फर्स्ट कह रहा था, जिससे उसके उग्र दक्षिणपंथी रुझान से प्रभावित होने के संकेत मिल रहे हैं। दरअसल ब्रिटेन फर्स्ट एक अति दक्षिणपंथी इमिग्रेशन विरोधी गुट का नाम है। हालांकि संगठन ने हमले में हाथ होने से साफ इनकार किया है। जो कॉक्स सीरियाई शरणार्थियों के लिए हमदर्दी रखने वाली अंतर्राष्ट्रीय राहत कर्मी के रूप में भी पहचानी जाती थीं। ऐसे में इस हत्या को हाल के दिनों में यूरोपीय देशों में प्रवासियों के खिलाफ भड़की नफरत से भी जोड़कर देखा जा रहा है। बहरहाल पुलिस मामले की तह तक जाने की कोशिश कर रही है और सभी ने एक सुर में इस जघन्य अपराध की निंदा की है। शुक्रवार को लोगों ने नम आंखों से उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस दौरान ब्रिटेन का राष्ट्रध्वज भी आधा झुका रहा। कॉक्स की हत्या के पहले होने वाली सर्वे इस बात की ओर संकेत कर रहे थे कि 23 जून को होने वाले मतदान में ब्रिटेन यूरोपीय संघ छोड़ने का फैसला कर सकता है। इन्हीं अटकलों ने वित्तीय बाजारों को भी परेशान कर रखा था और ब्रिटेन की मुद्रा पाउंड की दर नीचे जा रही थी। निवेशक अनुमान लगा रहे हैं कि लोकप्रिय सांसद की हत्या के बाद ब्रिटेन के यूरोपीय संघ में बने रहने की संभावना बढ़ गई है। बेल्जियम पुलिस ने बड़े पैमाने पर आतंकरोधी अभियान चलाया हुआ है। इस अभियान के तहत पुलिस ने 12 लोगों को गिरफ्तार किया है। ये कार्रवाई ब्रसेल्स में भीषण विस्फोट के 3 महीने बाद की गई। 40 लोगों से पूछताछ के बाद 12 लोगों की गिरफ्तारी अमल में आई है। पेरिस से काहिरा जा रहे इजिप्ट एयर के दुर्घटनाग्रस्त हुए विमान का ब्लैक बॉक्स बरामद हो गया है। कॉकपिट का ये वॉइस रिकॉर्डर भूमध्य सागर में मिला है। विमान 19 मई को उड़ान भरते हुए क्रैश हो गया था, जिसमें 66 लोग सवार थे। अंतर्राष्ट्रीय सहायता संगठन मेडिसिन सॉ फ्रंटियर यानी MSF ने यूरोपीय संघ के प्रवासियों से संबंधित नीतियों का विरोध करते हुए उनसे पैसे लेने से इनकार कर दिया है। MSF ने इसी साल मार्च में प्रवासियों को लेकर EU और तुर्की के बीच हुए समझौते के बाद खुद को अलग कर लिया था। और अब खबरें अमेरिका से, जहां एक बार फिर गोलीबारी की घटना सामने आई है। अमेरिका में नागरिकों द्वारा बंदूक से किए जाने वाले हमलों की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। ताजा घटना ऑरलैंडो के एक समलैंगिक क्लब में हुई, जहां अफगानी मूल के अमेरिकी नागरिक उमर मतीन ने गोलीबारी कर 50 लोगों को मार दिया। 9/11 के बाद ये एक ऐसी घटना थी जिसमें सबसे ज्यादा लोगों की जानें गई। इस घटना के बाद एक बार फिर अमेरिका में बंदूक पर रोकथाम की बहस तेज हो गई है। अमेरिका में ऑरलैंडो के एक समलैंगिक क्लब की रौनक बीती रात के साथ बढ़ती जा रही थी, तो उधर एक सिरफिरे के अंदर समलैंगिकों के प्रति गुस्सा और नफरत की दहकती आग ज्वालामुखी का रूप धारण कर रही थी। उसके अंदर का हैवान दानव बन चुका था। वो बंदूक लहराता हुआ क्लब पहुंचा और अंधाधुंध गोलियां बरसानी शुरू कर दी। सिर्फ 9 सेकंड में 24 गोलियां इंसानी जिस्मों में उतार दिया। हर तरफ चीख पुकार थी, खून पानी की तरह बह रहा था। पुलिस जब तक उसको निशाना बनाती, वो 50 मासूमों को मौत के आगोश में सुला चुका था। लेकिन मरने से पहले वो हजारों लोगों की जिंदगियों पर एक घाव छोड़ गया, एक ऐसा घाव जिसे कभी नहीं भरा जा सकेगा। और इस घाव का असर कितना और कहां-कहां तक होगा, उसने सोचा भी नहीं होगा। 9/11 के बाद पहली बार इतने बड़े पैमाने पर जानी नुकसान से अमेरिका सन्न था। हमले की वजह तलाशी जाने लगी तो पता चला कि हमलावर अफगानी मूल का अमेरिकी नागरिक उमर मतीन है, जिसने 911 पर फोन कर खुद को इस्लामिक स्टेट का सदस्य बताया।
वहीं उसकी पूर्व पत्नी ने उसे एक मानसिक रोगी बताया, जबकि पिता का मानना है कि सैम लैंगिकों के प्रति नफरत के कारण उसने ये वहशी कदम उठाया है। अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा इसे घर में पनपे आतंकवाद बताते हुए लोगों के दुख दर्द बांटने ऑरलैंडो पहुंचे। उन्होंने कहा कि अब भी नहीं जागे तो बहुत देर हो जाएगी और भविष्य में ऐसी घटनाएं होती रहेंगी। उन्होंने अमेरिकी कांग्रेस से हथियारों की रोकथाम के लिए कानून बनाने पर जोर दिया। हथियारों की रोकथाम पर कानून के लेकर कांग्रेस के सदस्यों की अलग अलग राय है। यहाँ रिपब्लिकन पार्टी को बहुमत हासिल है। रिपब्लिकन की ओर से राष्ट्रपति पद के संभावित उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने हमले को मुसलमानों से जोड़कर देखा और उन्हें अमेरिका आने पर प्रतिबंध लगाने की बात कही। दबाव बढ़ा तो उन्होंने कहा कि ऐसे शख्स को बंदूकें बेचने से रोका जाना चाहिए जिन पर दहशतगर्दी में शामिल होने का शक है। हालांकि ऐसे प्रयास सैन बर्नार्डिनो हमले के बाद भी किए गए थे, लेकिन नतीजा अब तक कुछ बरामद नहीं हुआ। वर्मोंट के सेनेटर बर्नी सैंडर्स ने डेमोक्रेट की संभावित उम्मीदवार हिलेरी क्लिंटन के साथ मिलकर काम करने का वादा किया है। उन्होंने कहा है कि ट्रंप को व्हाइट हाउस की दौड़ से रोकना बेहद जरूरी है। उन्होंने डेमोक्रेटिक पार्टी में बदलाव लाने के लिए काम करने का वादा भी किया है। पिछले दिनों क्लिंटन से हारने के बावजूद भी सैंडर्स ने अपनी मुहिम समाप्त करने से मना कर दिया था। चीन ने अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा की दलाई लामा के साथ मुलाकात पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा है कि इससे तिब्बत की आजादी को समर्थन नहीं करने के अमेरिकी वादे का उल्लंघन हुआ है। इससे द्विपक्षीय सहयोग को भी धक्का लगेगा। हालांकि अमेरिका ने कहा है कि तिब्बत पर उसके रुख में कोई बदलाव नहीं आया है। गौरतलब है कि ओबामा ने बुधवार को दलाई लामा से पिछले 8 वर्षों में चौथी बार मुलाकात की थी। ओलंपिक शुरू होने में 50 से भी कम दिन रह गए हैं और रियो डी जेनेरियो की सरकार ने राज्य में आर्थिक आपातकाल घोषित कर दिया है। राज्य के गवर्नर ने कहा है कि हालात बेहद खराब हैं और ऐसा लग रहा है कि मौजूदा स्थिति कहीं ओलंपिक को सफलतापूर्वक समाप्त कराने में बाधक न बन जाए, जिसके चलते आपातकाल लगाना पड़ा है। अंतरिम राष्ट्रपति माइकल टेमर ने राज्य को हर संभव आर्थिक मदद का भरोसा दिलाया है। इस बीच ब्राजील की कांग्रेस ने राष्ट्रपति पद से निलंबित चल रही दिल्मा रूसेफ को हटाने में अहम भूमिका निभाने वाले स्पीकर को पद से हटाने के लिए वोट किया। उनके ऊपर भी भ्रष्टाचार के आरोप हैं। रूसी एथलीटों पर अंतर्राष्ट्रीय खेलों में प्रतिबंध जारी रहेंगे। इसमें 2016 रियो ओलंपिक भी शामिल हैं। इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक्स फेडरेशंस ने तय किया है कि रूस पर नवंबर से लगे प्रतिबंधों को नहीं हटाया जाएगा, जो राज्य प्रायोजित डोपिंग के आरोपों के बाद लगाए गए थे। राष्ट्रपति पुतिन ने इस फैसले को अन्यायपूर्ण बताया है। मिस्र की सत्ता से बेदखल किए गए पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद मुर्सी को सरकारी खुफिया जानकारी कतर को देने के जुर्म में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। अदालत ने उसी मामले में मुस्लिम ब्रदरहुड के 6 सदस्यों की मृत्यु दंड की सजा बरकरार रखी और 2 अन्य को उम्र कैद की सजा सुनाई है। गोपनीय जानकारी लीक करने के मामले में मुर्सी को जेल की 15 साल की अतिरिक्त सजा दी गई, जिससे उनकी सजा बढ़कर 40 साल हो गई। पिछले महीने अदालत ने आदेश दिया था कि मुर्सी सहित 6 प्रतिवादियों के मामले से जुड़ा दस्तावेज बड़े इमाम को भेजा जाएगा। मिस्र के कानून के तहत वो मृत्युदंड के सभी मामलों की समीक्षा कर सकते हैं, हालांकि उनका फैसला बाध्यकारी नहीं है। सूडान के राष्ट्रपति ने ब्लू नील और दक्षिणी कोर्दोफान में 4 महीने के व्यापक युद्ध विराम की घोषणा की है। दोनों जगहों पर सेना और विद्रोहियों के बीच हुई झड़प में दर्जनों लोग मारे गए थे। SPLM-N विद्रोही दोनों राज्यों में 2011 से सेना के साथ युद्ध लड़ रहे हैं, जहां किसी भी पक्ष का पूरी तरह से नियंत्रण नहीं है। अफ्रीकी देश नामीबिया में संसद की नई इमारत के निर्माण पर खर्च किए गए अधिक पैसे के विरोध में हजारों युवाओं ने विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि इमारत के निर्माण पर जनता का पैसा पानी की तरह बहाया गया है। इन पैसों का अस्पताल या दूसरी चीजों पर इस्तेमाल किया जा सकता था। इमारत के निर्माण में 2.2 बिलियन नामीबियन डॉलर खर्च किए गए। नई संसद का वेलविशिया नाम है। इसमें 400 अधिकारियों, 300 सांसदों के बैठने के अलावा एक बड़ा जिम भी है।
इराकी सेना ने फलूजा शहर को खूंखार आतंकवादी संगठन इस्लामिक स्टेट के कब्जे से खाली करा लिया है। प्रधानमंत्री हैदर अल अबादी ने कहा कि फलूजा शहर को मुक्त करा लिया गया है। हालांकि अमेरिकी रक्षा विभाग का कहना है कि अभी कई इलाके ऐसे हैं जो आईएस के कब्जे में हैं और अधिक लड़ाई की जरूरत है। बगदाद से 50 किलोमीटर दूर फलूजा पर 2014 से ही आईएस का कब्जा है और इसके कुछ महीने बाद ही वो इराक और सीरिया के कई इलाकों में फैल गए थे। इराकी सेना ने कई महीने से शहर की नाकेबंदी करने के बाद पिछले महीने शहर को छुड़ाने का अभियान शुरू किया था। पश्चिम एशिया में सामरिक दृष्टि से देखें तो संवेदनशील देशों में शामिल हैं अफगानिस्तान और पाकिस्तान। इन देशों के बीच शांति और स्थिरता पूरे क्षेत्र के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, लेकिन पाकिस्तान अफगानिस्तान को लेकर जो रणनीति अपना रहा है वो भी किसी से छिपी नहीं है और अब पाकिस्तान तोरखम सीमा पर चेक पोस्ट बना रहा है, जिसे लेकर अफगानिस्तान से विवाद यहां तक बढ़ गया कि सीमा पर गोलीबारी की भी खबर है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के रिश्ते पिछले कुछ समय से खराब चले आ रहे हैं। हालांकि बढ़ती इस खाई को पाटने की दोनों तरफ से कोशिशें भी हुई, लेकिन ज्यादा कामयाबी हाथ नहीं लगी और इस हफ्ते तो हालात और खराब हो गए। बात सरहद पर दोनों तरफ से फायरिंग तक पहुंच गई, जिसमें 2 सुरक्षा कर्मियों की मौत हो गई। दरअसल पाकिस्तान तोरखाम में एक चेक पोस्ट बना रहा है, जिसे लेकर दोनों पक्षों में विवाद पैदा हो गया। हालांकि पाकिस्तान इस चेक पोस्ट के निर्माण को अपनी सुरक्षा से जोड़कर पेश कर रहा है। इधर बहुत से लोग आते हैं, पता नहीं किस किस मुल्क से आते हैं। इधर हमारे मुल्क में बहुत दहशतगर्दी फैलता है, धमाके होते हैं। हमें इस तरफ से ख़तरा है, अफगानिस्तान की तरफ से हमें ख़तरा है। गेट हम इसलिए लगाते हैं और बगैर पासपोर्ट के लोग हम इधर नहीं आते। इस्लामाबाद का कहना है कि काबुल आतंकियों से निपटने में ढिलाई बरत रहा है। पाकिस्तान फाटा इलाके में अफगानिस्तान के लोगों पर नजर रखने के लिए ऐसी 7 और चेक पोस्ट बनाना चाहता है, जबकि दक्षिण से उत्तर तक ऐसे बहुत से इलाके हैं जहां से आतंकी और तस्कर आसानी से आ जा सकते हैं। यही वजह है कि जानकार पाकिस्तान के इस कदम को शंका की नज़र से देखते हैं। उन्हें सुरक्षा का मुद्दा कम, राजनीति ज्यादा नजर आती है। सीमा पर तनाव पैदा करने का पहला मकसद तालिबान के साथ टूटी बातचीत को फिर से शुरू करने की कोशिश को पटरी से उतारना है। दूसरा उद्देश्य उस सीमा को वैधानिक दर्जा देने की उत्सुकता है जिसे अफगानिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा मानने को तैयार नहीं है। जानकार अफगानिस्तान, ईरान और भारत के बीच बने नए व्यापारिक गठबंधन को भी एक कारण मानते हैं। भारत के साथ अफगानिस्तान की बढ़ती निकटता उसे रास नहीं आ रही है। ऐसे कदम उठाकर वो अफगानिस्तान को परेशान करना चाहता है। इसी के तहत दशकों से एक दूसरे की सीमा को आसानी से लांघने वालों पर नकेल लगाने की इसी महीने कोशिश की गई। अफगान नागरिकों के लिए पासपोर्ट और वीज़ा अनिवार्य कर दिया गया, जिससे हर दिन सीमा पार करने वाले 10 से 15 हज़ार लोग प्रभावित हुए हैं। इसमें वो लोग भी शामिल हैं जो पिछले 40 सालों से पाकिस्तान में शरण लिए हुए हैं और बिना रोक टोक इधर उधर आते जाते रहते हैं। चीन में सरकार के खिलाफ किताब विक्रेताओं द्वारा एक के बाद एक खुलासे से सरकार सख्ते में है। इन खुलासों पर लगाम कसने के मकसद से सरकार ने 5 बुक पब्लिशर्स को अज्ञात जगहों पर रखा है। ये खुलासा कैद से रिहा हुए हांगकांग के एक पब्लिशर ने किया है। इन खुलासों से चीनी प्रशासन के खिलाफ हांगकांग के लोगों में गुस्सा भड़क उठा है। ब्रिटेन में यूरोपीय संघ से निकलने या बने रहने को लेकर 23 जून को होने वाले जनमत संग्रह की तैयारियां जोरों पर हैं। समर्थक और विरोधी एक दूसरे पर बाजी मारने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन उसके अलग अलग नामों को लेकर अक्सर लोगों को असमंजस में पाया जाता है। कभी यूके, कभी ग्रेट ब्रिटेन, तो कभी इंग्लैंड। आखिर ये चक्कर क्या है? असल में यूके का पूरा नाम यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड नॉर्दर्न आयरलैंड है। यूके में इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, उत्तरी आयरलैंड और वेल्स आते हैं। इन चारों के समूह को ही यूके कहा जाता है, जबकि इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स के संघ को ग्रेट ब्रिटेन कहा जाता है। ये तीनों अलग अलग प्रांत हैं। तीनों प्रांतों की अपनी संसद है, लेकिन विदेश नीति और सुरक्षा जैसे मुद्दों पर फैसला ग्रेट ब्रिटेन की संघीय संसद करती है। हालांकि राजस्व के आवंटन के अलावा विदेश नीति को लेकर इन प्रांतों के बीच भी मतभेद रहते हैं। ब्रिटेन इंग्लैंड और वेल्स को मिलाकर बनता है।
इंग्लैंड एक देश है जिसकी राजधानी लंदन है। स्कॉटलैंड और वेल्स की तरह इंग्लैंड की अपनी फुटबॉल और क्रिकेट टीम है। इन टीमों में दूसरे प्रांतों के खिलाड़ी शामिल नहीं होते हैं। उत्तरी आयरलैंड की राजधानी बेलफास्ट है, स्कॉटलैंड की राजधानी एडिनबरा और वेल्स की राजधानी कार्डिफ है। इन सब का अपना अलग अलग झंडा भी है। अंग्रेजी भाषा होने के बावजूद इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, उत्तरी आयरलैंड और वेल्स में लहजे का फर्क है। आमतौर पर मजाक में लोग एक दूसरे के इलाके के लहजे का मजाक भी उड़ाते हैं। स्कॉटलैंड के लोगों को अपनी विश्व प्रसिद्ध स्कॉच पर गर्व है। बैकपाइपर का संगीत स्कॉटलैंड की पहचान है। वहीं आयरलैंड के लोग आयरिश विस्की और बियर का गुणगान करते हैं। इंग्लैंड मछली और चिप्स के लिए मशहूर है। आजकल दुनिया भर में कोपा अमेरिका और यूरो कप की वजह से फुटबॉल का खुमार छाया हुआ है। आप सबके भी अपने अपने फेवरेट फुटबॉल खिलाड़ी होंगे और बहुतों के फेवरेट हैं मेसी। वैसे तो मेसी और फुटबॉल एक दूसरे का खुद ब खुद परिचय कराते हैं, लेकिन आज हम आपको रूबरू करा रहे हैं फुटबॉल की दुनिया के अचंभे से, जो मशहूर है ब्लाइंड मेसी के नाम से। मेसी का नाम तो आपने सुना ही होगा, लेकिन बगैर आंख के मेसी जैसा खेलने वाला और ब्लाइंड लायनल मेसी के नाम से मशहूर शख्स को क्या आप जानते हैं? एकदम सधे तरीके से फुटबॉल खेलना और बेहद सटीक तरीके से गोल दागना ही वो खासियत है जिसकी वजह से सिल्वियो वेलो को लोग ब्लाइंड मेसी के नाम से पुकारते हैं। अर्जेंटीना के मर्सीलेगोस टीम के कप्तान और जन्म से नेत्रहीन सिल्वियो फुटबॉल जगत के ही नहीं, खेल जगत के अचंभे सरीखे हैं, जिनकी कप्तानी में न केवल उनकी टीम ने 3 बार दिव्यांग का फुटबॉल वर्ल्ड कप जीता, बल्कि 2 बार प्रतिष्ठित कोपा अमेरिका को भी अपने नाम किया। शानदार तेजी, फुटबॉल फील्ड के हर हिस्से की समझ और बेहतरीन गोलंदाज, ऐसी खूबियां हैं जो सिल्वियो को मेसी के टक्कर में खड़ा कर देती हैं। लेकिन नेत्रों से ना देख पाने के बावजूद वेलो ने फुटबॉल सन पेड्रो में अन्य सामान्य दोस्तों के साथ ही खेलते हुए सीखी। दिव्यांग लोगों के लिए फुटबॉल की गेंद अलग तरीके की होती है जो आवाज करती है। ये वेलो को तब पता चला जब वो 10 साल के थे और तब तक वो सामान्य बच्चों के बीच ही बखूबी फुटबॉल खेल रहे थे। वेलो की अद्भुत क्षमता और गति से बचपन से उनके ट्रेनर मारियानो आर्नल्ड भी प्रभावित हुए बिना नहीं रह सके। नेत्रहीन खिलाड़ियों को मैदान में बिना टकराए गेंद के साथ दौड़ते भागते देखना भी एक अलग ही अनुभव है, लेकिन उनके द्वारा ये खेल चूंकि ध्वनियों के आधार पर खेला जाता है, कोच किनारे से ही निर्देश देते हैं, सिर्फ गोलकीपर ही देख सकते हैं। चूंकि दृष्टि बाधिता अलग अलग स्तर की होती है, इसलिए समान स्तर बनाए रखने के लिए खिलाड़ियों की आंखों पर पट्टी बांधी जाती है। वेलो 5 बच्चों के पिता और अब दादा भी बन चुके हैं, लेकिन अभी भी ब्यूनस आयर्स क्लब की टीम बोका जूनियर्स के लिए पेशेवर फुटबॉल खेलते हैं। फुटबॉल में इतने मुकाम हासिल करने के बाद अब बस उनका एक ही सपना है, ब्राजील में स्वर्ण पदक जीतना। वाकई सिल्वियो वेलो ने हरिवंश राय बच्चन जी की पंक्तियों को ही साबित कर दिया है कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। खबर दुनिया के कार्यक्रम के आज के इस अंक में बस इतना ही। आप अपने सुझाव और अपनी प्रतिक्रियाएं हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है khabarduniaki@gmail.com। जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं क्रिस्टो के बनाए तैरते बांध की कुछ रोचक झलकियों के साथ। आप लीजिए इन झलकियों का मजा, हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।